नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधाकर दास और आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जी हां, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं और जिनके पास कई अहम मंत्रालय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2014 की मई में एक सरकार आई जिस सरकार के पास पूर्ण बहुमत था। उस सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। क्या कुछ किया इस सरकार ने 2 साल में, उसकी पड़ताल हम करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बातचीत में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास काफ़ी अहम मंत्रालय हैं, चाहे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मामलों का मंत्रालय हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हो, पब्लिक ग्रीवांसेस हो, कई अहम मंत्रालय हैं। कई मंत्रालयों का सरोकार सीधे जनता से भी है। तो शुरुआत हम जनता से जुड़े जो मंत्रालय हैं उनसे करते हैं। 5 लाख शिकायतें थी जब यूपीए सरकार आई थी, पब्लिक ग्रीवांसेस जो विभाग है उसके पास। लेकिन आपकी सरकार आने के 2 साल बाद वो शिकायतें बढ़ के 12 लाख पहुंच गई है, फरवरी 2016 तक का आंकड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी ज्यादा शिकायतें क्यों आ रही है आपके? नहीं, इसको दूसरी दृष्टि से देखेंगे। देखिए सुधाकर जी, आपको स्मरण होगा कि 26 मई 2014 को जब मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण हुआ था तो आरंभिक दिनों में ही प्रधानमंत्री जी ने हमें एक मंत्र दिया था, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। मेरी समझ में मैक्सिमम गवर्नेंस का अर्थ यह है कि गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी अधिक हो, अकाउंटेबिलिटी अधिक हो, ईज ऑफ गवर्नेंस हो, सरलता हो, और सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण चीज सिटीजन सेंट्रिसिटी हो। अब सिटीजन सेंट्रिसिटी का अर्थ सन 2016 के भारत में सीधा सीधा अर्थ है कि यूथ सेंट्रिसिटी, क्योंकि 65-70% से अधिक हमारी जनसंख्या 35-40 वर्ष की आयु से कम की है। निश्चय ही हमें ऐसा प्रशासन देना होगा, ऐसी गवर्नेंस देनी होगी जो सीधा सीधा हमारे यूथ की आज की अपेक्षाओं पर पूरा उतरती हो। और जहां तक शिकायतों ग्रीवेंस का संबंध है, आजकल चूंकि नेट का जमाना है, ये नहीं हुआ कि शिकायतें बढ़ गई। हुआ यूं कि पहले ये ग्रीवेंस का जो महकमा अथवा विभाग था, इस पर शायद इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। मोदी सरकार आने के बाद ही चूंकि एक्सेसिबिलिटी और अप्रोचेबिलिटी बढ़ाई गई तो शिकायतों का समाधान और निवारण बड़ी तीव्र गति से होने लगा। यदि यूपीए के कुछ एक सालों में एवरेज केवल 2 लाख की निकलती थी, अब जैसे आपने कहा 6-7 लाख होते 11 लाख हो गई। उसका कारण ये कि हमारा शिकायतों का डिस्पोजल का रेट भी लगभग 90-95% हो चुका है। मैं चूंकि हर सप्ताह उसका आंकड़ा इकट्ठा करता हूं, तो गत सप्ताह में 5 वर्किंग डेज के भीतर हमने 95% ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया सेटिस्फैक्टरीली। और बीच बीच में मैं स्वयं टेलीफोन करके जो शिकायत करता है उनसे बात करता हूं। उससे 2 लाभ रहते हैं। एक तो उनका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी पता चलता है कि उनको कितनी संतुष्टि हुई, क्योंकि वो भी हमारा कार्य है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। और साथ ही साथ उनसे कुछ इनपुट्स भी मिलती हैं। अब चूंकि हम शिकायतों का निवारण तीव्र गति से करने लगे और संतुष्टि के साथ करने लगे, तो लोग और नागरिक प्रोत्साहित हुए हैं और अधिक संख्या में आके शिकायतें दर्ज कराने। मैंने एक बार ये संसद में प्रश्न आया था तो मेरे ध्यान में गालिब का एक शेर आया, तो मैंने कहा गालिब इसका उत्तर 150 वर्ष पहले दे चुके थे कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। तो गिला वहां किया जाता है जब तवक्को हो, शिकायत वहां की जाती है जहां अपेक्षा हो, जहां समाधान या उसके निवारण की उम्मीद हो। चूंकि हम समाधान दे रहे हैं, इसलिए अधिक संख्या में लोग आकर के अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे। अथवा क्या होता था कि शिकायतें दर्ज होती पड़ी रहती और लोग भी निराश होकर के मन छोड़ते। और इसलिए मैं समझता हूं कि और दूसरा इसके साथ दूसरी बात जुड़ती है आरटीआई को लेकर के। बेशक आरटीआई यूपीए सरकार ने लाया था सन 2005 में, लेकिन आरटीआई के 10 वर्ष के इतिहास में एक भी ऐसा मौका नहीं आया कि जब इंफॉर्मेशन कमीशन के पूरे सदस्य नियुक्त किए गए हों। 10 सदस्यों का वो कमीशन है। कभी कभी ऐसे भी समय रहा कि केवल 4 सदस्य होते थे। ये पहली बार साहस का और निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार ने 10 के 10 पद भरे। और आज स्थिति ये है कि हमारे पास पूरी की पूरी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कायम है, उसके 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं,
उनमें से एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। आपने सेल्फ अटेस्टेशन शुरू किया था, राज्य इसमें कितना आगे बढ़े हैं? क्योंकि केंद्र में भले आपने लागू कर दिया, लेकिन राज्य साथ आए वो जरूरी है। लेकिन साथ ही आपने फॉर्म सिंप्लीफिकेशन की बात की कि एक पन्ने का फॉर्म होना चाहिए, जनता से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनको लेकर, तो उसमें क्या किस तरह से आगे बढ़े? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने और ये मेरे मन के भी बड़ा करीब है। दरअसल सरकार बनने के 2-3 महीने के भीतर ही मैं समझता हूं कि 65-66 वर्ष में किसी भी इस पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के इतिहास में किसी सरकार ने ऐसा साहस नहीं दिखाया, इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने का। अंग्रेजों के समय से बनी आ रही प्रथा, आपने भी अपने लड़कपन में उसका अनुभव किया होगा कि आपको गेस्टेड अफसर से अपना सर्टिफिकेट अटेस्ट करना पड़ता था। हमने उस प्रथा को समाप्त किया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ही गाइडेंस और उनके निर्देशाधीन, और साथ ही साथ एक संदेश दिया सारे देश को कि ये सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें इतनी क्षमता है कि वो अपने देश के युवा पर विश्वास कर सके, वो स्वयं अपना दस्तावेज अटेस्ट करे। उससे सरलता भी रहती है और घूमने घामना आगे पीछे गेस्टेड ऑफिसर के लिए नहीं पड़ता। अब जिस गांव से मैं मूलतः संबंध रखता हूं वहां तो किलोमीटर तक कोई गेस्टेड ऑफिसर होता ही नहीं था। जब हम 10वीं कक्षा में आते तो फिर पूछते कि भाई ये गेस्टेड ऑफिसर कैसा दिखता होगा, 2 नाक होंगे, 4 कान होंगे, क्योंकि कहाँ कहीं दिखा ही नहीं था और उसमें काफी सारी एक्सप्लॉयटेशन की भी गुंजाइश रहती थी। ये एक ऐसा कदम है कि जनहित का है, युवा हित का है। जैसे मैंने कहा कि 2016 का भारत युवा का भारत है, प्रशासन हो कोई योजना हो युवा पर केंद्रित होनी चाहिए। और ये एक ऐसा कदम है कि जिस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी, भली विचारधारा कोई हो, राजनीतिक दल कोई हो। इसी प्रकार आपने सिंगल पेज फॉर्म का किया। हमारे ध्यान में ये बात आई कि देखिए आपने भी देखा होगा 20-20, 25-25 सफ़े का या पन्ने का फॉर्म होता है। जी बिल्कुल, फॉर्म भरने वाला भी भूल जाता है कि क्या उसने लिखा है। निश्चय, और माता पिता जब अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज का फॉर्म भरवाने लगते हैं तो किसी काउंसलर के पास भेजते हैं और वो भी एक नया व्यवसाय आरंभ हो गया क्योंकि भरा ही नहीं जाता। तो ये हमारे यहाँ विचार आया कि क्यों ना इसकी सरलता को ध्यान में रखते हुए ये लक्ष्य रखा जाए कि सिंगल पेज फॉर्म, अब सिंगल ना हो कहीं 1.5 हो, लेकिन उसका मूल नियम या मूल जो प्रिंसिपल होगा, गाइडिंग प्रिंसिपल, वो ये कि मिनिमम इंफॉर्मेशन जितनी चाहिए उतनी दी जाए और रेपिटेटिव ना हो। आपने देखा हो बहुत से फॉर्म में बार बार हर तीसरे पेज पे पूछा जाता है सन ऑफ, एज ए पेरेंटेज बदल गई हो। तो हमने इसका प्रारंभ किया था पेंशन के फॉर्म के साथ। आप देखिए पेंशन का फॉर्म भरने में आपको 3-4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो आपका नाम क्या है, आपकी आयु क्या है, आपकी रिटायरमेंट की तिथि क्या है, आपका बैंक अकाउंट कहाँ है जहाँ पर आपकी पेंशन जमा कराई जाए, यदि कल परमात्मा ना करे आप ना रहें तो नॉमिनी कौन है। तो इस तरह की 3-4 बातों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त किसी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो क्यों ना इसको सरल कर दिया जाए। और हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर 2015 को ये संकल्प किया और पेंशन के फॉर्म से इसका प्रारंभ किया। और मेरी ये कल्पना है कि इस साल के भीतर समाप्त होने तक काफ़ी सारे मंत्रालयों के और विभागों के फॉर्मों का सरलीकरण हम करने में सफल हो जाएंगे। आपने ऐलान किया था कि उच्च पदों को छोड़कर, ग्रुप ए को छोड़कर जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें इंटरव्यू खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है ये चीज़? और राज्यों से किस तरह से मदद ले रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा राज्यों का भी है, राज्यों की भी भागीदारी इसमें हो रही है। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि इस वर्ष 2016 1 जनवरी से हमने केंद्र के सारे मंत्रालयों में और विभागों में जो नॉन गेस्टेड पद हैं, ग्रुप सी डी की पोस्ट हैं, उनमें इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी। हाँ, जहाँ जहाँ कोई स्पेशल स्किल इन्वॉल्व है, आपने कोई हेयर कटर की करना है, कारपेंटर का करना है, तो वहाँ स्किल टेस्ट होगा। परंतु ये ध्यान रखा गया है कि उस स्किल टेस्ट के नंबर उन अंकों में शामिल नहीं किए जाएंगे ताकि सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे। कोई भी युवा किसी भी पृष्ठभूमि से, किसी भी बैकग्राउंड से आता है, ऊंचे वर्ग से, निचले वर्ग से, शहर से, गांव से, उसको एक समान अवसर मिले उस पद में अपनी नियुक्ति पाने का। अन्यथा इंटरव्यू के कारण बहुत सी शिकायतें आती थी जिसका विवरण करने की आवश्यकता नहीं, परंतु कहीं ना कहीं उससे अन्याय हो जाता था कुछ एक प्रतिभाशाली युवाओं के साथ।
और ये प्रदेशों में फिर से मैं ये कहूंगा कि महाराष्ट्र ने इसमें बड़ी प्रगति की है, पंजाब ने प्रगति की है, उत्तर प्रदेश ने की है। उत्तर प्रदेश में तो अध्यापकों के पदों के लिए उन्होंने समाप्ति कर दिया। कुछ एक प्रदेश पीछे हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं होगा, परंतु बार बार मैंने मुख्यमंत्रियों को स्वयं पत्र लिखे हैं, हमारे सेक्रेटरी, उनके चीफ सेक्रेटरीज के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। हमने उनके लिए यहाँ कार्यशालाओं और वर्कशॉप्स का भी आयोजन किया ताकि उन्हें हम थोड़ा सा प्रेरित कर सकें। जी बिल्कुल, राज्य भी साथ आ रहे हैं। और इसी बात के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब आएंगे हम ये आपको बता दें कि उनसे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि तमाम जो सरकारी कर्मचारी है, 7वां वेतन आयोग आ चुका है, उसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं, कब तक उसको लागू करेंगे। एक ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपके पास डीओपीटी विभाग भी है, तमाम जो सरकारी कर्मचारी है आपके अंदर आते हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी है। 7वां वेतन आयोग जो है उसकी सिफारिशें आ चुकी हैं। हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी एक बड़ा रोल होगा, शीर्ष स्तर पे इस पर निर्णय होना है, लेकिन कब तक सरकार देख रही है, क्या लक्ष्य है, कब तक इसे लागू करने की आपकी योजना है? सबसे पहले तो जैसे आपने कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों का उल्लेख किया, तो इस बात से ये बात जोड़ दूं कि मोदी सरकार ने भले ही ये संकल्प किया हुआ कि भ्रष्टाचार से मुक्त करना प्रशासन, परंतु साथ ही साथ हम इस बात को भी गंभीरता से समझते हैं कि किसी अधिकारी को इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम एक वर्क फ्रेंडली वातावरण दें अधिकारियों को, उसको लेकर के बहुत सी सरलताएं लाई हमने। एलटीसी की प्रोविजन को सरल किया हमने। जिन कर्मचारियों के बच्चों को कुछ स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता होती है, किसी स्पेशल चैलेंज के कारण उनकी ट्रांसफर की रिलैक्सेशन की। तो कहने का तात्पर्य है कि हम पहले से ही अधिकारियों की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम गवर्नेंस हो, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ब्यूरोक्रेट और ऑफिसर इज एन एसेंशियल टूल ऑफ गवर्नेंस। वो टूल है आपका, उस टूल के बिना गवर्नेंस कैसे होगा? और टूल गुड गवर्नेंस कैन नॉट बी अचीव्ड विद बैड टूल्स, मेरा ये मंत्र है। और इसलिए हम उन सारी बातों को ध्यान में रखे हुए कर्मचारियों की, सरकारी अधिकारियों की चिंता भी करते हैं। और जहां तक आपने स्पेसिफिकली 7वां वेतन आयोग का पूछा, अब क्या है कि उसमें भिन्न भिन्न वर्गों के कर्मचारियों और अधिकारियों को लगता है अपने ढंग से कि शायद हमारी दूसरे की तुलना में अपेक्षा हुई है, परंतु सरकार ने एक बड़े खुले मन से उसके लिए समिति भी बनाई है। आदरणीय वित्त मंत्री जी श्री अरुण जेटली जी का वक्तव्य भी आया था जब ये पे कमीशन प्रस्तुत किया गया था, और उसको लेकर के सबकी चिंताओं, सबकी प्राथमिकताओं और सबके सुझावों के ऊपर विचार करने के लिए एक समिति भी बनाई गई। परंतु कुल मिलाकर के सरकार जो भी आगे की रणनीति रहेगी, अधिकारियों और कर्मचारियों के पक्ष में रहेगी और सबके साथ एक जैसा उनको न्याय भी मिले और उन्हें जल्द उम्मीद कर सकते हैं कर्मचारी। मैं चूंकि इस विभाग के साथ सीधा सीधा मेरा संबंध नहीं है, परंतु जहां तक हमारी जानकारी है सरकार इसका बड़ी संवेदनशीलता के साथ अध्ययन कर रही है। और इतना मैं आश्वस्त करवा सकता हूं इस सरकार की ओर से कि अंततः कर्मचारियों का हर वर्ग संतुष्ट महसूस करेगा अपने आप को। जी बिल्कुल। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपके पास पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मामलों का भी मंत्रालय है, प्रधानमंत्री की भी प्राथमिकताओं में है ये मंत्रालय और ये क्षेत्र। किस तरह से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं 2 साल में? क्योंकि पूर्वोत्तर में अगर पैसे की बात की जाए, कई बार योजनाएं बनती हैं, लेकिन जमीन पर उतरने में उतनी ही मुश्किल है वहाँ पे। तो क्या आप पिछले 2 साल में आप बता सकते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स आपने जमीन पर उतारी हैं, वो दिखाई दे रही हैं वहाँ? नहीं, आपने ठीक कहा। एक अजीब इत्तेफाक है कि पूर्व उत्तर के विभाग की स्थापना भी एनडीए सरकार ने की थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में सन 2001 में। फिर उन्हीं के कार्यकाल में सन 2004 में एक अलग मंत्रालय बनाया गया। परंतु कुछ ऐसा हुआ कि जो बीच के 10 वर्ष का अंतराल आया,
उसमें तत्कालीन सरकार ने, यूपीए की सरकार ने इस विभाग को या इस मंत्रालय को बहुत अधिक प्राथमिकता नहीं दी। परंतु आपको स्मरण होगा कि सरकार बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी का एक आरंभिक कथनों में एक बात उन्होंने कही थी कि भारत माँ का सामूहिक विकास तभी संभव है जबकि दोनों भुजाएं एक समान बलवान हो। ऐसा नहीं हो, कभी संभव हो सकता है कि पश्चिम का विकास हो और पूर्व का ना हो, और फिर भी हम ये अपेक्षा करें कि सामूहिक विकास होगा। और उस बात पर अमल करते हुए इस विभाग को, इस मंत्रालय को प्राथमिकता भी दी गई, इसको फोकस में भी लाया गया 2-3 स्तर पर। एक तो जो इसका संवेदनशीलता का पहलू है, आपके ध्यान में होगा कि सरकार बनने के 5-6 महीने के भीतर ही प्रधानमंत्री ने एक नहीं अनेकों बार पूर्वोत्तर का दौरा किया और अभी भी निरंतर करते रहे हैं। उनके दौरे के दौरान ही मेघालय और अरुणाचल प्रदेश पहली बार रेल के नक्शे पर आए, रेल मैप पर आए। उन्होंने पहली रेलगाड़ी का वहां लोकार्पण किया। त्रिपुरा ब्रॉड गेज रेल का वहां पर प्रावधान हुआ। जो इंडो बंगला वो एनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ, जो एक ऐसा निर्णय था जिसकी भारत को और भारत के जनता को 40 वर्षों से प्रतीक्षा थी। ये बांग्लादेश के जंग के समय से पेंडिंग पड़ा हुआ विषय था। उसको संपन्न करने का ये परिणाम निकला कि आज त्रिपुरा से होते हुए बांग्लादेश जाने के लिए रेल पटड़ी का निर्माण हो रहा है। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि जो भारतीय सीमा के भीतर की रेलगाड़ी का हिस्सा है उसमें डोनर मंत्रालय, हमारा मंत्रालय पैसे लगाएगा ताकि हमारी भी भागीदारी रहे, हम भी कल गर्व के साथ कह सकें कि इसमें हमारा भी निर्माण। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी ने एक हमें सुझाव भी दिया और उन्हीं के आदेश अनुसार एक रोस्टर बनाया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक पखवाड़े में यानी प्रत्येक 15 दिन में केंद्र से 8 मंत्री कम से कम पूर्वोत्तर में रहते हैं। ये हमने प्रक्रिया पिछले साल आरंभ की थी। कहने का अर्थ ये कि प्रत्येक 15 दिन में उत्तर पूर्व के 8 प्रदेशों में से प्रत्येक प्रदेश में एक न एक मंत्री स्वयं रहेगा उपस्थित। उसका पर्सनलाइज्ड अटेंशन है वहाँ, उसके विभाग के साथ संबंधित जो कार्य हैं उनकी असेसमेंट करने का भी उसे अवसर रहता है, जमीनी हकीकतों से अपने आप को परिचित करने का अवसर रहता है, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिलना उठना बैठना होता है। और उसके अतिरिक्त एक विचार हमारे मन में आया और मैंने उसको आगे रखा और सबने उसको स्वीकार किया कि डोनर मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है भारत सरकार का जो एक क्षेत्र के साथ संबंधित है, अनलाइक अदर मिनिस्ट्रीज। परंतु राजधानी हमारी दिल्ली में है, तो बाई रोटेशन मैंने एक वैसी व्यवस्था का निर्माण किया हमने कि प्रत्येक मास में, प्रत्येक महीने में हमारे मंत्रालय के सेक्रेटरी और अधिकारी एक न एक प्रदेश में बारी बारी एक कैंप सेक्रेटरीट बना करके रहेंगे। जैसे अंग्रेजों के समय होता है जब बड़े बड़े प्रदेश होते थे, सेंट्रल प्रोविंस, अनडिवाइडेड बॉम्बे स्टेट, अनडिवाइडेड मद्रास स्टेट, बॉम्बे में गुजरात महाराष्ट्र सब आता था, मद्रास में कर्नाटका तमिलनाडु सब, तो वो अलग अलग जगह ऑफिस भी रखते थे। तो अधिकारी वहां पर प्रवास भी करेंगे, कैंप सेक्रेटरीट बनाएंगे ताकि एक तो वहां पर जाकर के बातों का निवारण और समाधान हो सके विषयों का, साथ ही साथ पूर्वोत्तर के लोगों को ये बात ध्यान में आए कि उनकी हर शिकायत के लिए उन्हें दिल्ली आना अनिवार्य नहीं, दिल्ली भी उनकी दहलीज तक पहुंच सकता है। और इसलिए मैंने इस प्रक्रिया का नाम रखा डोनर एट डोर स्टेप, कि डोनर मंत्रालय आपके डोर स्टेप पर मौजूद है। जी बिल्कुल। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, स्पेस टेक्नोलॉजी का सामान्य मानवीय के लिए उपयोग किस तरह से किया जा रहा है? एक महत्वपूर्ण बैठक पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई थी, तमाम विभाग, तमाम मंत्रालय उसमें मौजूद थे। क्या कुछ काम इसमें आगे बढ़ा है? क्या आम आदमी की जिंदगी पर कोई फर्क डाल पा रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने भारत की जनता को और भारत के प्रशासन के साथ संबंधित लोगों को स्पेस की अनगिनत अपार एप्लीकेशंस से परिचित करवाया। एक जमाना था जो स्पेस को यही समझा जाता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का विभाग क्या करता है, कहीं से रॉकेट छोड़ता है श्रीहरिकोटा, और उस रॉकेट को भी बड़ी गंभीरता से कोई नहीं लेता था। हमने जो रॉकेट भी छोड़े मंगलयान, तो आज ये स्थिति है कि उसके चित्र विश्व के विकसित देश उपलब्ध करवाने के लिए हमें याचिका भेजते हैं और हमारे चित्र और हमारे इनपुट्स दूसरे देशों में भी जा रहे हैं और पूरा वो मेक इन इंडिया एक कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त स्पेस को सोशल एप्लीकेशन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम में लाने
का यदि किसी ने रास्ता दिखाया तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आज स्पेस की ओर से हमारे MOUs रेलवे मंत्रालय के साथ हैं, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय के साथ हैं, मॉर्थ के साथ हैं, अर्थात रेलवे पटरियों को कैसे बिछाना है उसके लिए हम सैटेलाइट के माध्यम से मैपिंग करते हैं, एक्यूरेट लैटिट्यूड के माध्यम से। GPS भी आपने लॉन्च किया? GPS भी है। इसके अतिरिक्त सड़कों के निर्माण के लिए जब कश्मीर में बाढ़ आई थी तो मेरे ख्याल से वहाँ पर उस बात का इतना उनके ध्यान में नहीं था, लेकिन हमने यहाँ से टीम भेजी इसरो की, क्योंकि सारी की सारी जो सड़कें बह निकली थी पिछले वर्ष सितंबर की बात है, ये 2014 की। तो किस प्रकार से सैटेलाइट के माध्यम से कि कौन सा हिस्सा रहा नहीं जहाँ पहुँच नहीं सकते थे, और फ्लड्स और डिजास्टर में तो है ही है। डिजास्टर में तो हम इतने आगे पहुँच गए हैं और हमारा स्पेस का विभाग कि आप दूसरे देश, भले ही वो नेपाल हो, दूसरे देशों वो हमारी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों में, विकास कार्यों में, सड़कों को लेकर के, रेल को लेकर के, अर्बन डेवलपमेंट, अब ये जो स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है हमें, अर्बन डेवलपमेंट का मंत्रालय की देखरेख में ये हो रहा है, उसमें भी स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। स्पेस एयरपोर्ट्स हैं, जो नए किस्म की इमारतें हैं, और मौसम विभाग को लेकर के जो हमारी फोरकास्ट प्रेडिक्शन है वो इतनी एक्यूरेट है कि तमिलनाडु में जब बहुत भयंकर बारिश हुई और मुझे वक्तव्य देना था संसद में, तो मैंने रात को जब अध्ययन किया तो अध्ययन से मुझे समझ में आया कि सुबह बहुत तीव्र बारिश होने वाली है, 170 सेंटीमीटर, और वो 10:30 के लगभग 11 बजे के लगभग बारिश बंद हो जाएगी। तो मैंने सदन में ये कहा कि इस समय वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी और हमारा इतना एक्यूरेट है कि जब मैं आपके सामने समक्ष ये बात प्रस्तुत कर रहा हूँ तो शायद बारिश धीरे धीरे बंद हो रही होगी। इतनी एक्यूरेसी हमने इख्तियार की है कि आज दूसरे देशों के लोग भी हमसे हमारी इनपुट्स प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपसे कुछ और सवाल भी करने हैं। एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट आपके पास है, प्रधानमंत्री के जो हालिया विदेश दौरे हुए, और इसके साथ स्पेस में मैं ये भी जोड़ दूं कि हमारा चंद्रयान जो मिशन है चंद्रमा को, वो चंद्रयान 2 अब तैयारी में है। हमारा जो पिछला मिशन था उसने दुनिया में पहली बार चंद्रमा की सतह पर पानी के होने का प्रमाण लाया, तो भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी विभाग की ओर से लाएगा। ये बात बहुत सारे लोगों की जानकारी में नहीं है, लेकिन देखिए चांद के ऊपर जाने की कब से गीत भी बनते रहे, कविताएं भी बनती रही, और रूस अमेरिका समझते थे कि हम वही चांद पर पहुंचने की क्षमता रखते हैं। परंतु हमारा जो मिशन है चुपचाप काम करते रहे हमारे वैज्ञानिक, और उन्होंने, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस इज एन इनडायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ हैबिटेट, क्योंकि अक्सर मन में ये रहता है कि क्या वहाँ ह्यूमन लाइफ संभव है कि नहीं है। अब इसे ये कहना तो नहीं है, लेकिन वाटर H2O होने का प्रमाण भारतीय वैज्ञानिकों ने बिल्कुल महत्वपूर्ण तरक्की हमारे वैज्ञानिकों की तरफ से। लेकिन जो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट आपके पास है, प्रधानमंत्री के जो हालिया विदेश दौरे हुए उसमें न्यूक्लियर एनर्जी एक अहम हिस्सा रहा है। उनके दौरे में तमाम समझौते हुए इसको लेकर साल 2032 तक हम 63,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करना चाहते हैं। तो लेकिन क्या उसमें तरक्की हो रही है, प्रगति हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियर लायबिलिटी का भी एक मसला है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रधानमंत्री जी को सदा विज्ञान से जुड़े जितने भी विकास कार्य योजनाएं हैं उनकी रुचि भी रहती है, उनकी चिंता भी रहती है, और जितनी भी उनकी विदेश यात्राएं हुई या विदेशी नेताओं के साथ उनका जब भी विचार विमर्श होता है तो कहीं ना कहीं ये सारी योजनाएं आती हैं, और हर उनकी विदेश यात्रा के परिणाम स्वरूप हमें कहीं ना कहीं लाभ हुआ है, चाहे हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम कोलैबोरेशन में, चाहे हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स ऑफ साइंटिस्ट को लेकर के। और आपने ठीक कहा, हम मोदी सरकार ने आपने आगे ये लक्ष्य रखा है कि अगले 10 वर्ष के अंदर हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी 3 गुना हो जाएगी। और यही नहीं, पिछले 2 वर्षों में हमारी प्रति वर्ष जो न्यूक्लियर पैदावार है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, इजाफा हुआ है। उदाहरण के तौर पर जब हम सत्ता में आए थे तो उसके पिछले वर्ष में 33,000 मिलियन वाट की पैदावार हुई थी न्यूक्लियर पावर की, और उसके अगले वर्ष
35-37 हज़ार किलोवाट में हम पहुंच गए हैं। धीरे धीरे हम उसमें प्रगति कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका विकास कार्य भी बढ़ रहा है और न्यूक्लियर और इसकी एनर्जी नीड्स बढ़ रही हैं, तो आने वाले समय में बहुत जल्द न्यूक्लियर energy will be an important source of energy for this country and will meet the increasing requirements of energy in this country. जी डॉक्टर सिंह, समय की कमी हो रही है, हालांकि आपके पास कई बातें हैं बताने के लिए। और साथ ही साथ इसमें आपको ये भी आपने जो पूछा, हमने उत्तर भारत में जहां पर के न्यूक्लियर प्लांट्स की प्रेजेंस उपस्थिति कम थी वहां दर्ज कराई। हरियाणा में हमारी सरकार बनने के बाद गोरखपुर में न्यूक्लियर प्लांट शुरू हो गया। हम दूसरे स्थानों का भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, भले ही देहरादून के पास उत्तराखंड में, बुलंदशहर में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे पटियाला के पास पंजाब में। हम नए नए प्लांट्स को एक्सपेंशन का प्रोग्राम भी दे रहे हैं और ये जो हरियाणा वाला प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो केवल 6 रुपए और 50 पैसे में प्रति यूनिट यहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी का निर्माण हुआ। तो कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स और एक एक्सपेंशन, नहीं तो एटॉमिक एनर्जी अधिकतर पश्चिम और दक्षिण में सीमित थी। जी बिल्कुल। और जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे। आप प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीचे काम करना किस तरह का अनुभव है? खासतौर पे हमने देखा कि पिछले दिनों उन्होंने नई परिपाटी शुरू की, तमाम सचिवों की बैठक वो बुलाते हैं, इसके साथ ही मंत्री परिषद की हर एक महीने बैठक हो रही है। तो ये किस तरह की बैठकें हैं, किस तरह का फायदा आप लोगों को मिलता है, क्या फायदा देश को मिलेगा? मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको ईमानदारी से कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने में बहुत लाभ है। वो स्वयं मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और दूसरों से भी अपेक्षा करते हैं कि ईमानदारी से काम करें और परिश्रम से काम करें। लेकिन लाभ ये है कि ही इज अ ग्रेट रिसोर्स पर्सन। विषय कोई हो, विभाग कोई हो, ऐसे ऐसे सुझाव देंगे आप चकित रह जाएंगे कि आपने तो अध्ययन किया, आपका विभाग है और सुझाव वहां से आ रहा है। और उसके अतिरिक्त वो व्यक्तिगत तौर पर मेहनत करने में विश्वास करते हैं और दूसरे से भी ये अपेक्षा करते हैं कि यदि आप खुशामद और दूसरे कामों में ज्यादा समय बिताते हैं तो आप कोई प्रशंसा के पात्र नहीं होंगे, परंतु यदि आप काम करके रिजल्ट दिखाने की क्षमता रखते हैं तो निश्चय ही उसमें आप देश की भी सेवा कर रहे हैं, सरकार की भी सेवा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं समझता हूं और आने वाले समय में जिस प्रकार समूचा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक तीव्र गति की विकास यात्रा पर निकल चला है, मुझे विश्वास है कि इतिहास में जिस प्रकार आप युगों में इतिहास लिखते हैं, प्री वार, पोस्ट वार, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसी प्रकार मोदी इरा, ये मोदी युग का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपने दूरदर्शन न्यूज के तमाम सवालों का जवाब काफी बेबाकी से किया। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर जी, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिन्होंने हमारे सवालों का स्पष्टता से, बेबाकी से जवाब दिया। आप देखते रहिए देश का सबसे लोकप्रिय चैनल।